नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी कभी बड़ी हैरानी होती है उन लोगों को जो किसी समस्या से जब पीड़ित होते हैं, यानी कोई बीमारी उन्हें घेरती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर जांच के बाद पता चलता है कि उन्हें एलर्जी हो गई है। उसके बाद उनका जीवन जैसे बदल सा जाता है। वो ये समझते हैं और उनको ये महसूस होता है हमेशा कि अब तक तो इस चीज़ से हमें फ़ायदा था, ये हमें अच्छी भी लगती थी, अब इससे हमें एलर्जी होने लगी, यानी हमें परेशानी क्यों होने लगी। तो मीर मेहदी मजरूह का एक शेर है, वो ये कहते हैं, गैरों को भला समझे और मुझको बुरा जाना, समझे भी तो क्या समझे, जाना भी तो क्या जाना। और फिर उसके बाद एक नई तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि एलर्जी जिस चीज़ से है, अब उससे ज़िंदगी भर आपको बचना है। एलर्जी आती कैसे है और जाती कैसे है, बहुत कम लोग जानते हैं। ये शायद अभी भी वो ग्रे एरिया है। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एलर्जी क्या वास्तव में नहीं जाती है, और अगर आती है किसी को भी ये समस्या, तो उसे करना क्या चाहिए। आज टोटल हेल्थ में बहुत विस्तार से हम यही चर्चा करेंगे कि त्वचा और ख़ासतौर पर श्वसन समस्याएं किस प्रकार बढ़ जाती हैं जब किसी को एलर्जी की परेशानी हो। और ये भी जानेंगे कि ख़ास तौर पर बच्चों में किस तरह का प्रभाव हो सकता है एलर्जी की वजह से, और होम्योपैथी में किस तरह से इसे ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कभी एलर्जी न हुई हो। एलर्जी किसी को भी हो सकती है, लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें एलर्जी होने का ज़्यादा खतरा है, या फिर अगर घर में माता पिता को या परिवार में किसी को एलर्जी होती है तो क्या इससे एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। तमाम बातों पर होगी विस्तार से बातचीत। उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल एलर्जी होती क्या है। एलर्जी ये शब्द अक्सर सुनने में आता है। व्यक्ति को कभी न कभी कोई एलर्जी हो ही जाती है। किसी को कोई विशेष पदार्थ खाने से, धुएं या गंध से, या फिर किसी विशेष पदार्थ के संपर्क में आने से। लेकिन दरअसल एलर्जी है क्या, या किस अवस्था को एलर्जी माना जाए, ये जानना जरूरी है। एलर्जी जिसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं और कई कारण भी। इनमें सबसे आम कारण है वातावरण, जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारी त्वचा पर। त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है जो बाहरी तत्वों के संपर्क में सबसे अधिक रहती है। इसलिए चाहे बदलता मौसम हो, धूल मिट्टी, धूप या प्रदूषण, इन सब तत्वों का सबसे अधिक प्रभाव त्वचा पर पड़ता है। स्किन एलर्जीज के अलावा वातावरण में उपस्थित कुछ तत्वों के कारण श्वसन संबंधी एलर्जी यानी रेस्पिरेटरी एलर्जीज खास तौर पर लोगों को प्रभावित करती हैं। हमारा श्वसन तंत्र 2 ब्रोंकाई में विभाजित होता है। इसमें मांसपेशियां होती हैं जो फैलने और सिकुड़ने का काम करती हैं। यदि ये मांसपेशियां सिकुड़ जाएं, तो किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में काफी परेशानी हो सकती है। ये सिकुड़न हर व्यक्ति को किसी अलग संवेदी तत्व के संपर्क में आने से हो सकती है। चाहे त्वचा की एलर्जी हो, श्वसन संबंधी एलर्जी, इसमें गंभीर अवस्था न उत्पन्न हो, इसके लिए इनका इलाज करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जरूरी है ये जानना कि ये लक्षण जो उत्पन्न हो रहे हैं या जो समस्या उत्पन्न हुई है, क्या ये वाकई एलर्जी है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। अक्सर देखा यह जाता है कि एलर्जी की समस्या होने पर वो लंबे समय तक परेशान करती है, और फिर ऐसे में व्यक्ति अलग अलग चिकित्सा पद्धति भी अपनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है किसी भी तरह उसे राहत मिल जाए। अक्सर जो विशेषज्ञ हैं वो जीवन शैली बदलने की भी सलाह देते हैं, लेकिन कितना संभव हो पाता है। और इसके अलावा एक गंभीर बात ये कि चिकित्सा करते करते क्या कभी कभी ये एलर्जी गंभीर भी हो सकती है। इन सब बातों पर और ये समझने की कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा कि एलर्जी से अगर हम बच सकते हैं तो कैसे बचें। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, आप प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीना खन्ना, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर नीरज गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम
Safdarjung Hospital and Vardhaman Mahavir Medical College, and Dr. Asha Chaudhary, Professor Homeopathy from Dr. B.R. Sur Homeopathic College. आज का जो विषय है एलर्जी, हालांकि सब लोगों को लगता है कि इसके बड़े आसान से विकल्प होते हैं, लेकिन जो लोग इससे जूझते हैं उन्हें काफ़ी समस्या आती है और उनके सामने एक ही मात्र उनकी जो चिंता का विषय होता है, उनको लगता है किसी तरह इस एलर्जी से निजात मिल पाए। तो क्या सिर्फ जो ट्रिगर्स हैं या फिर एलर्जेंस हैं उनको दूर कर देना ही एकमात्र विकल्प है, या फिर किसी और तरीके से भी इसे ठीक किया जा सकता है? ये विशेषज्ञों से हम जानेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीरज गुप्ता, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें, एलर्जी इस शब्द को सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन दरअसल हम इसका अर्थ क्या समझें? ये जानना बहुत आवश्यक है। एक्चुअली जो हमारा शरीर है उसमें हमारे को डिफेंस के लिए एक मैकेनिज़्म है, इम्यून सिस्टम बोलते हैं उसको, जिसमें कोशिकाओं द्वारा या केमिकल जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, इससे हमें जो भी शरीर में नुकसानदायक पदार्थ प्रवेश करते हैं या संपर्क में आते हैं उससे बचाव की कोशिश की जाती है। ये जो क्रिया है इम्यून मैकेनिज़्म, इसका प्रतिकूल असर जो शरीर पर पड़ता है उसी को एलर्जी कहते हैं। यानी कि जो वो कण जिसको शरीर मानता है भौतिक रूप से कि ये फॉरेन एलिमेंट है, नुकसानदायक हो सकता है, जब वो शरीर के संपर्क में आता है उस समय उसको बचाव के लिए जो क्रिया की जाती है वो प्रतिक्रिया जो शरीर पे जो उसका प्रतिकूल असर होता है वो एलर्जी के रूप में रिकग्नाइज़ किया जाता है। जैसा कि आपने बोला कि ये बहुत मामूली सा भी हो सकता है, जैसे किसी को ज़रा सा एलर्जिक रिएक्शन हुआ, थोड़ी सी खुजली हुई और शायद शांत हो गया, या ये बहुत सीरियस भी हो सकता है। ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो जो पदार्थ है वो क्या है और किस रास्ते से शरीर में प्रवेश कर रहा है। जैसे कि केवल त्वचा के संपर्क में आए, या हवा द्वारा नाक, कान, गले या सांस की नलकियों में प्रवेश करे, या ब्लड में इंजेक्शन द्वारा या इंसेक्ट बाइट द्वारा जाए, या किसी भी प्रकार से खाने के द्वारा भी, तो उसका रिएक्शन उसी पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकता है या पूरे शरीर में भी हो सकता है। तो मतलब एक छोटे से रिएक्शन से लेके जानलेवा तक ये रिएक्शन हो सकता है। जी डॉक्टर नीना खन्ना, एलर्जी की अगर बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें दूसरे लोगों की अपेक्षा ज़्यादा खतरा होगा, या वो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जो एलर्जेंस हैं, किसी व्यक्ति को असर होता है और किसी को नहीं? क्या कारण है इसका? ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है इमीडिएट एलर्जी होता है, जैसे हमारे स्किन में होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, वो फेमिलियल हो सकता है। जैसे दूसरा है जो डिलेड टाइप का एलर्जी होता है, उसमें फैमिली हिस्ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो वो फैमिलीज़ में नहीं होता है। जैसे किसी को मेटल से एलर्जी है या हेयर डाई से एलर्जी है, वो फैमिलीज़ में नहीं रन करता है। लेकिन एटोपिक डर्मेटाइटिस, एस्थमा, वो वैसी एलर्जीज फैमिली में हो सकती हैं। जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बच्चों की अगर बात करें और बड़ों की तुलना में देखें तो क्या फ़र्क होता है अगर बच्चे को एलर्जी होगी? क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो अभी डेवलप नहीं हुई। क्या आप इससे मानते हैं इस बात को? मैं आपसे एग्री करता हूँ, इस चीज़ से सहमत हूँ कि बच्चे बड़ों से थोड़ा सा भिन्न होते हैं। उनकी त्वचा सेंसिटिव होती है, उनके जो ब्रीदिंग या हम सांस लेते हैं उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो हमारे एलर्जेंस हैं, जो हमारे इंडोर एलर्जेंस या आउटडोर एलर्जन है, उनका जब एक्सपोजर होता है बच्चों को तो उनकी रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन इम्यून सिस्टम उनका परफेक्ट होता है और इनफैक्ट एक डेवलपिंग स्टेज में होता है, जो बहुत ही किसी भी आने वाली एलर्जन को बहुत सूटेबल वे में रेस्पॉन्ड करता है। जैसा कि हमें पहले बताया गया कि अगर हमारी रिएक्शन थोड़ी सी एक्जिजरेट हो जाए या थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम एलर्जी मान लेते हैं। तो कॉमन एलर्जेंस होते हैं, बच्चे उनको बड़ों की तरह ही रिएक्ट करते हैं, पर कुछ उनकी डेवलपमेंट की, ग्रोथ की स्टेज के हिसाब से उनमें भिन्न लक्षण पाए जाते हैं। डॉक्टर आशा चौधरी, हम आपसे अब ये समझने की कोशिश करेंगे, बात प्रतिरोधक क्षमता को लेकर भी उठी है। होम्योपैथी के हिसाब से क्या ये हम समझने की कोशिश करें कि या एलर्जी की समस्या उन्हें ही ज़्यादा होगी जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, या वहाँ भी समान रूप से होता है? ये नहीं, होम्योपैथी में क्या होता है कि हर आदमी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसकी फाइट करने की एक क्षमता होती है कि वो बाहर के जो भी सामान्य जो चीज़ें हैं उनका उनके शरीर पे कितना असर पड़ता है। थोड़ा असर पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, या कुछ बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा बुरा असर पड़ जाता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन वीक होता है, इम्यून सिस्टम उसका वीक होता है, तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कुछ ज़्यादा होने के कारण उसमें प्रॉब्लम फिर आ जाती है। जी
डॉक्टर नीरज गुप्ता, आपने एलर्जी का प्रभाव बताया कि जैसे ही कोई एलर्जेंट का असर हुआ, एक्सपोजर हुआ, उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं। ये समझना चाहेंगे ख़ास तौर पर अगर रेस्पिरेटरी एलर्जी की बात की जाए। मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है, पहली बार एलर्जी हो रही है, किस तरह के बदलाव आते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कैसे होता है? अभी मैं इस बात को समझाने से पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा। जो एलर्जन है, जो पदार्थ है जो कि शरीर में इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है, जो पहली बार जो संपर्क में आता है, जब इम्यून सिस्टम बन रहा होता है, अगर वो उसका इम्यून सिस्टम से पहले कभी संपर्क नहीं हुआ होता है और उस समय बनती हुई स्टेज में, जैसे कि बच्चों के स्टेज में है, बनती हुई स्टेज में अगर उसका संपर्क हो जाता है तो शरीर उसको फिर वो एलर्जन नहीं मानता है, उसको स्वीकार कर लेता है। किंतु अगर बाद में जब होता है तो पहले संपर्क में जो रिएक्शन होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन हर बार जब भी वो नई बार संपर्क में आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको चूँकि खतरनाक मानता है, तो इसलिए उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो हर बार बढ़कर होता है। यानी कि एवरी न्यू कॉन्टैक्ट, हर बार जो नया होगा वो उसका बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रकार से एलर्जी में भी यही है कि आपको जैसे बहुत सारे इस तरह के एजेंट हैं, जैसे कि पॉलन्स हैं, एनिमल डैंडर्स हैं, रूसी है, जो कीटाणुओं के, जो मरे हुए कीटाणु के अंश होते हैं, वो सब हाईली एलर्जिक माने जाते हैं। जब वो संपर्क में आते हैं तो उस सतह पे आने से पहले एक केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज़ होती है, जिसमें सबसे पहले खून की नाड़ी का दबाव एकदम कम हो जाता है ताकि उसको एंट्री को रोका जा सके। तो उसमें उस समय खुजली जैसी एक फीलिंग होती है, उसमें ऐसे लगता है कि जैसे छींके आना शुरू हो जाता है। उसके पश्चात जो है वो खून का दौरा बढ़ता है, यानी कि हमारे शरीर उसको मोबिलाइज़ करता है अपनी मशीनरी को, ताकि उसको तुरंत उसको रोका जाए। तो एकदम उसके बाद जो है फिर जैसे नाक से एकदम छींकों के बाद में पतला पानी आना, उसके बाद में नाक में स्टफ़ी हो जाना, और सांस की नलकियों में जब जाता है तो उसके बाद सांस की नलकियों में कंस्ट्रिक्शन हो जाना, जिससे वो एकदम सांस का रुक जाना, चोकिंग सेंसेशन होना और दमा का अटैक हो जाना। तो इस प्रकार की सीरीज़ को रिएक्शंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीरीज़ में होते हैं। जैसे ही संपर्क में होता है उसी प्रकार से वो रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं जी। और अगर उसको किसी प्रकार से, यानी कि दवा द्वारा या प्रिवेंशन द्वारा अगर उसको हम कम कर सकते हैं तो फिर वो उसी स्टेज पर रुक भी सकता है, लेकिन अदरवाइज़ वो बढ़ता जाएगा जब तक कि उसका पूरा इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही कोई एलर्जिक रिएक्शन शुरू हुआ, क्या बदलाव आए? हाँ, जैसे अभी आपने अपनी क्लिप में भी दिखाया सांस की नलकी, जैसे ये हमारी सांस की एक नलकी है जो नॉर्मल है, इसका कैलिबर बड़ा है, इसमें सूजन नहीं है, लाली नहीं है। जब एलर्जन इसके अंदर आता है तो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के पश्चात इसमें इसे स्पैज़म होना शुरू हो जाता है, सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है और रास्ता संकीर्ण हो जाता है, नैरो हो जाता है जी। और फिर जैसे जैसे सूजन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका रास्ता चौक हो जाता है। अंदर की लाइनिंग में बहुत ज़्यादा सूजन आने की वजह से रास्ता बिल्कुल नैरो हो जाता है और सांस की तकलीफ बढ़ती जाती है। और अगर इस स्टेज पे पहुंच जाता है, यहाँ पहुंचने के बाद जब म्यूकोजल मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है तो उतना ही समय उसको वापस लगता है लौटने में, ठीक होने में। जी, डॉक्टर नीरज गुप्ता, एक ईमेल आया हमारे दर्शक का, जगजीवन राम जी हैं दिल्ली से। उन्होंने ये जानना चाहा है कि सुबह उठने पर खांसी का कारण क्या होता है, खासकर जब तापमान में परिवर्तन हो रहा हो या एयर कंडीशन एरिया में जब जाते हैं तब जो खांसी आती है, उसका कारण क्या रहता है? हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है। इसमें क्या है, आपने अभी ट्रिगर शब्द यूज़ किया था जी। तो जो एलर्जेंस हैं वो ट्रिगर्स हैं जो हमारे इम्यून मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं, जिससे ये प्रतिक्रिया हुई है, जिससे ही हमारा इफेक्ट के कारण हमें नुकसान हो रहा है जी। ये जो ट्रिगर्स हैं, उन ट्रिगर्स में एक चेंज ऑफ टेम्परेचर भी है। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारी लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग इस प्रकार इतनी सेंसिटिव हो जाती है, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, तो रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के सडन चेंज से भी उसके अंदर ये रिएक्शन होते हैं और यही रिएक्शन जो है वो जिस प्रकार का एलर्जी का रिएक्शन होता है बिल्कुल वैसे ही मैनिफेस्ट करते हैं। जी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये जो मौसम की बात आ गई, टेम्परेचर तापमान में बदलाव की बात आई, तो क्या मौसम जब बदल रहा होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, या बरसात आने को है, बरसात जाने को है, क्या मौसम के हिसाब से भी एलर्जी के मामले घटते बढ़ते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मौसम के बदलने से एलर्जी कौन से मौसम में ज़्यादा बढ़ेंगे, जब सर्दी से गर्मी आएगी या जब गर्मी से सर्दी आएगी या बरसात हो, कब ज़्यादा? हाँ, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर और हमारे वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी है वो भी डिसाइड करती है, और तीसरा जो मौसम में बदलाव आ रहा है उस मौसम के बदलाव के साथ कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं जिसमें पॉलेंस या प्लांट्स के कण जी वो बदलते हैं। तो जिस तरह से अभी सज्जन ने पूछा कि सुबह उठते हैं हम जी। जी। और हमें ये परेशानी होती है, तो वो
एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर का बदलाव हो रहा है उससे भी हो सकता है, और उस बदलाव के साथ जो हमारे घर में ह्यूमिडिटी में चेंज आ रहा है और जो हमारे घर में एलर्जेंस है, उन एलर्जेंस की वजह से भी ये चेंज तो तापमान में बदलाव एक बहुत बड़ा कारण है। करना क्या है लोगों को, ये भी हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले असम से राहुल हैं टेलीफोन लाइन पर। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, बताइए। सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी नाक सर, इसमें सर जुकाम है सर बहुत ज्यादा, तो मतलब छींके भी सर बहुत ज्यादा आती है सुबह सुबह के टाइम पे। आपकी भी वही समस्या है जो हमारे एक और दर्शक की थी। और सर रात में भी सर बहुत ज्यादा छींक आती है कभी कभी। तो इसी बार हो रहा है या हर साल आपको ये समस्या होती है? हाँ जी, ये हर साल की समस्या है हमारी। ठंड में तो और थोड़ी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी में भी होती है। ठीक है, डॉक्टर नीरज गुप्ता। जो इन्होंने डिस्क्राइब किया उसको टेक्निकली एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। एक्चुअली में वो ये तो ज़्यादा उनको संपर्क में जब बात करेंगे तो ये पता लगेगा कि एक्चुअल एलर्जिक है या राइनोमोटर तो नहीं है। हाँ, उसमें ये जैसे कि यानी क्या समझें हम, अगर समझना चाहें क्या है फ़र्क? दोनों में फ़र्क ये है, एलर्जी राइनाइटिस होती है वो यूजुअली सीजनल चेंज में ज़्यादा मिलती है, मौसम के बदलाव से। क्योंकि उसका जितना एलर्जन का लोड होगा, हाई लोड होगा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि मौसम में बदलाव के साथ साथ वातावरण में बदलाव भी आ रहे हैं। पॉल्यूशन जो है बढ़ रहा है, जैसे कि ठंड में पॉल्यूशन नीचे सेटल करने लगता है तो उसका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा। पॉलिनेशन सीज़न आता है तो उसमें पॉलन ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका लोड ज़्यादा होएगा, तो उससे एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से जब जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ज़्यादा समस्या बढ़ेगी। टेम्परेचर चेंज इटसेल्फ जो है वो भी ये क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। तो ऐसी स्थिति में इनमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जैसे टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो शरीर का तापमान तुरंत बदलाव ना करे, उसके लिए प्रिकॉशन लेना है कि ना ठंडी ज़मीन पे पैर ना रखें, कान अपने कवर रखें, नाक पे कपड़ा रखें, ताकि जो टेम्परेचर चेंज का मौका जो नाक की लाइनिंग पे हो रहा है वो ना हो इतना ज़्यादा। दूसरा, अगर पॉल्यूशन या पॉलिनेशन या वातावरण से हो रहा है तो फिर अपने आप को उसे प्रिवेंट करके रखें। घर के वातावरण में जैसे क्या होता है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एलर्जेंस भी होते हैं। वो एलर्जेंस जैसे कि कोई सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है तो वो उड़ते हैं, तो इसलिए ज़रूरत आवश्यकता होती है कि वो उसको वेट क्लीनिंग की जाए या वैक्यूम क्लीनिंग की जाए। घर में ऐसी चीज़ें ना रखी जाएं जिनसे कि वो पोल्यूशन या पॉल्यूटेंट या एलर्जेंस इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि कारपेट्स हैं, हैवी कर्टेंस हैं, वो सब ना रखे जाएं। तो इन चीज़ों से प्रिकॉशन लेंगे तभी, और प्लस ट्रीटमेंट तो करना ही है जी। तो और कौन से उपाय हैं जिससे एलर्जी में राहत मिल सकती है, ये विशेषज्ञों से जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। एलर्जीज़ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ बिहार से मौजूद हैं योगेंद्र जी फोन लाइन पर। योगेंद्र जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ मैम, नमस्कार, मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ जी। मैं ये जानना, हाँ एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्या है मैं पहले ये बता दूँ। सपोज मैंने कोई टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी से ठंड में आता हूँ या एसी रूम से निकलता हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे जो एलर्जी हो जाती है। सपोज मुझे स्वेटिंग होती है, उस कंडीशन में मुझे एलर्जी हो जाती है। कोई डस्ट है या फिर कुछ स्मेल आती है धुएं का, नाक में जाते ही मुझे जबरदस्त छींक आने लगती है। 20-25 बार छींक आती है, फिर नाक से पूरा पानी आने लगता है। मैं डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बताया क्या कि जो है कि आपको जो है कि परमानेंट एलर्जी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने नसल स्प्रे भी दिया, मेडिसिन भी दी, लेकिन ये प्रॉब्लम जाती नहीं है। मैं परेशान हो गया, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? जी, डॉक्टर नीरज गुप्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे इस केस में? हाँ, इन्होंने जो बताया कि वो नेज़ल एलर्जी है उनको और छींके ज़ुकाम हो जाता है एक्सपोजर से। तो आज की टाइम पे वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन जो सबसे कारगर है, जो सतह है, जिस सतह पे संपर्क के कारण रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन की वजह से जो उनको तकलीफ़ हो रही है, तो उस सतह को प्रिवेंट करने के लिए उस सतह पे ऐसा कुछ दवाइयाँ का स्प्रे आता है, जैसे कि नेज़ल स्प्रे हैं इस प्रकार के। तो नेज़ल स्प्रे करने से जो है वो दवाई नाक की लाइनिंग पे कोट हो जाती है, जिससे वो जो एलर्जन, जिससे वो रिएक्शन उस सरफेस पे या सतह पे हो रहा है वो हो नहीं पाता है। और दूसरा, इसके अंदर ऐसी दवाई भी रहती है कि जो उस रिएक्शन के पश्चात सूजन आती है या अंदर तकलीफ़ पहुँचती है, उसको अभी ट्रीटमेंट उससे किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि एक दवाई जिसमें कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट साथ में किया जा रहा है। किंतु
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वो डस्ट से है या किसी ऐसी वस्तु से है जिससे इनको पता है कि मुझे होते ही मुझे अचानक अटैक हो जाता है, तो जितना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, उतना ही कारगर है। डॉक्टर आशा चौधरी ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और इन्हें डॉक्टर ने कहा है परमानेंट आपकी समस्या है, क्या होम्योपैथी में इसका कुछ विकल्प हो सकता है? होम्योपैथी में जैसे कि हम इलाज करते हैं तो पहले प्रॉपर केस हिस्ट्री लेते हैं, उसमें सबसे पहले जानते हैं कि किस कारण से हो रही है, कब से हो रही है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और उनके बाद ही हम उनकी दवाई निकालते हैं। उनसे लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। जैसे हमारे मेट्रीमेडिका में सिम्टम्स सब रिकॉर्ड हुए हुए हैं, तो जो पेशेंट के सिम्टम है वो उसके हिसाब से हम दवाई देते हैं, बीमारी के हिसाब से दवाई नहीं तो देते। क्या इनके केस में होम्योपैथी से अगर इलाज करवाएं तो क्या कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, पर किसी प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके इलाज कराएंगे तो हो सकता है ज़रूर। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर नीरज गुप्ता आपसे, और ये जो आपने स्प्रे का जिक्र किया, हमारे बहुत से दर्शकों के मन में तुरंत ये प्रश्न आया होगा कि क्या वो केमिस्ट के पास जाकर ये स्प्रे अपने आप खरीद सकते हैं या डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा? नहीं, ये स्प्रेज में जो मेडिसिन है वो भांति प्रकार की होती हैं और व्यक्ति के अनुसार ही दी जाती हैं, और ये बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये दवा उपलब्ध है, लेकिन एक विशेषज्ञ की सलाह पर ही, उसके द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाने पर ही दवाई ले सकते हैं। और क्या करना है सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। एलर्जीज पर हो रही है चर्चा और लगातार आपके ईमेल्स हमें मिल रहे हैं। बहुत से दर्शकों ने हमें अपने ईमेल्स भेजकर अपनी समस्याओं के बारे में समाधान चाहा है। हर्षवर्धन गौतम है, मधु शर्मा है। मधु शर्मा ने अपने बारे में लिखा है कि इनको सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है। इसके अलावा संजय बसक हैं, भवानी सिंह राठौर हैं। भवानी सिंह राठौर लिख रहे हैं कि एलर्जी और खुजली में क्या फ़र्क होता है। विभू त्रिपाठी हैं, इनको स्किन एलर्जी की शिकायत है। गौरी शंकर हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा दिनेश कुमार, हरप्रीत सिंह रेखी हैं, मोहाली पंजाब से। इन्होंने लिखा है कि इनको खूखू की, यानी शायद ये लिख रहे हैं कि इन्हें खांसी रहती है। देवव्रत भूनिया है। बहुत लोग हैं, तो ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको किसी न किसी तरह की एलर्जी की समस्या है, या तो सांस की या त्वचा की। क्या इलाज करना है ये विशेषज्ञों से समझेंगे। उससे पहले उमा शर्मा हैं मथुरा से टेलीफोन लाइन पर। उमा जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, क्या उसका कारण भी एलर्जी हो सकती है? जी डॉक्टर नीना खन्ना, हम आपके पास वैसे भी आना चाहते थे। हम चाहते हैं कि इस सवाल के साथ साथ आप ये भी जवाब दें कि जो त्वचा की जो समस्याएं हैं, खासकर एलर्जीज को लेकर, बहुत से लोगों ने जानना चाहा है। उनको कुछ खाने से उनको खुजली हो जाती है या रैशेज निकल आते हैं। किसी ने लिखा है कि धूप में जाने से उनको प्रॉब्लम होती है। तो पहली बात ये जो उमा शर्मा जी जानना चाहती हैं कि क्या मुहासे की, पिंपल्स की जो समस्या है, क्या एलर्जी उसका कारण है? नहीं, मुहासे एक्चुअली एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो एलर्जी की वजह से नहीं है। आई थिंक यहाँ पे मैं एक बात और एम्फसाइज करना चाहूँगी कि हर लाल दाना जो स्किन में है वो एलर्जी नहीं है। जैसे कई पेशेंट्स हमारे पास सोराइसिस के आते हैं, और हर टाइप की खुजली भी एलर्जी की वजह से नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोराइसिस है वो एलर्जिक नहीं है, उसमें भी लाल दाने होते हैं, खारिश होती है, लेकिन वो एलर्जी नहीं है। स्किन में आम तौर से जो एलर्जीज़ होती हैं वो नॉर्मली या तो खाने की चीज़ों से होती हैं या लगाने की चीज़ों से होती हैं। खाने की चीज़ों से फूड एंड ड्रग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। जो दवाइयाँ हैं, किसी भी दवाई से किसी वक्त भी स्किन एलर्जी हो सकती है। किसी दर्शक ने ईमेल भेजा है, उन्होंने ये लिखा है कि उनको मिल्क प्रोडक्ट से, दूध से और दूध के बने उत्पादों से भी स्किन की बड़ी समस्या हो जाती है। ये भी हो सकता है दूध से, पर ज़्यादातर जो फूड आइटम्स माने जाते हैं वो है सी फूड्स और प्रेजर्वेटिव्स जो कैन फूड्स में होते हैं, उनसे एलर्जी ज़्यादा होती है। मूंगफली और अंडे की भी कई लोग, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मूंगफली वो ज़्यादातर बच्चों में होता है। पीनट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और एग्स, उनसे भी एलर्जी होती है। पर जो आमतौर पे एलर्जी होती है फूड से, वो ज़्यादातर सी फूड से होती है और प्रेजर्वेटिव से होती है। कोई भी दवाई, जैसे मैंने मेंशन किया, कोई भी दवाई से एलर्जी हो सकती है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ एलर्जीज जो स्किन में होती हैं, वो एलर्जेंस जब स्किन को टच करते हैं वो
एक्सीडेंटल भी हो सकता है और कई बार इंटेंशनल, जैसे हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, हेयर डाइज यूज़ करते हैं, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट एजेंट इज़ मेटल्स। निकल से बहुत एलर्जी, जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी में होती है, उससे काफ़ी एलर्जी हो सकती है। जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बच्चों की अगर बात करें, बच्चे में किसी पदार्थ से एलर्जी हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बता नहीं सकता, सांस की एलर्जी की बात की जाए या फिर स्किन एलर्जी की, तो किस तरह से पेरेंट्स ये जान सकते हैं कि एलर्जी है और डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बच्चों में एलर्जी देखिए उनकी अवस्था के हिसाब से अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। एक जो छोटा बच्चा जन्म के टाइम में जैसे आप देखें तो बहुत कॉमनली हम लोग अपनी परवरिश में क्या इस्तेमाल करते हैं कि कुछ ऑयल्स हैं या डायपर्स हैं या कुछ और सब्सटेंसेस हैं जो हम स्किन की या त्वचा की या संपर्क में लाते हैं, उनसे एलर्जी हो सकती है। तो बहुत बार देखा गया है कि एक आम शब्द इस्तेमाल करते हैं, डायपर रैश हो जाता है। ये भी एक तरह का एक सिंथेटिक मटेरियल को बच्चे की सेंसिटिव स्किन की रिएक्शन होती है और जो बहुत बार हानिकारक हो जाती है। तो जब भी हमारे सामने कोई बच्चा आता है तो हमें 3 बातें बहुत ध्यान से सोचनी चाहिए कि क्या ये एलर्जी है, और अगर एलर्जी है तो ये शरीर के किस किस भाग को अफेक्ट कर रही है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर त्वचा में हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो त्वचा के लक्षण के साथ में उसको सांस की भी हो सकती है, नाक की भी हो सकती है जी, और उसको जो हमारे पेट से रिलेटेड सिम्टम्स है वो भी हो सकते हैं। तो उन सबको हमें असेस करना पड़ता है और देखना होता है। जी, तो बहुत ज़रूरी है ये जान लें कि जो लक्षण एलर्जी लग रहे हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि कोई खाने पीने की चीज़ें या फिर रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ के साथ भी त्वचा पर लक्षण आ सकते हैं, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। फिलहाल मधु जी हैं हरियाणा से फ़ोन लाइन पर। मधु जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मुझे पाँव में एलर्जी है, जो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और सर्दियों में बिना प्रिकॉशन के अपने आप ही ठीक हो जाती है, और गर्मियों में इनमें छाले हो जाते हैं एड़ियों में, उंगलियों में, जो फैलती जा रही है धीरे धीरे। और इसमें मैंने बहुत सारी काफ़ी मेडिसिन भी ली जिससे मुझे कोई आराम नहीं हुआ, और गर्मियों में ज़्यादा होती है। बस ये डॉक्टर नीना खन्ना, इनके पाँव में एलर्जी है इन्होंने बताया, क्या आपको लगता है कि ये एलर्जी है वाकई, और क्या करना चाहिए? जो जैसे ये बता रहे हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में फंगल इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत कॉमन है। तो आई थिंक एक आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका टेस्ट करवा लीजिएगा। जी, और इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मध्य प्रदेश से मनीष जी हैं मौजूद, जिन्होंने हमें कॉल किया है। मनीष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे मैडम खुशबू, सेंट, परफ्यूम, हेयर ऑयल से श्वसन एलर्जी होती, मतलब सर्दी जुकाम हो जाता। जी डॉक्टर नीरज गुप्ता, श्वसन एलर्जी उनको हो जाती है टेम्परेचर वेरिएशन से शायद। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इस विषय में कि टेम्परेचर चेंज से एज ए ट्रिगर होने के कारण छींके, जुकाम, खांसी होना, सांस का रुकना ये संभव है, हो सकता है। तो कोशिश ये की जाए कि टेम्परेचर चेंज जल्दी ना हो आपका, आप अपना इवन टेम्परेचर मेंटेन करें, सर्दी में प्रॉपर कपड़े पहने और पैरों में जुराब वगैरह पहने, कवर करें कान को, ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो। जी डॉक्टर आशा चौधरी, क्या ये भी संभव है अगर मान लीजिए व्यक्ति को लगता है कि वो सेंसिटिव है टेम्परेचर चेंज के प्रति, या फिर डस्ट की बात आ रही है, धुएं की बात आ रही है, तो क्या पहले से कुछ ऐसा उपाय किया जा सकता है? मान लीजिए घर में किसी को एलर्जी है, तो कुछ ऐसी दवाएं जिनको अगर लिया जाए तो उनके अगेंस्ट जो सेंसिटिविटी है वो पहले ही ख़त्म हो जाए? कुछ चीज़ों में तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे डस्ट से एलर्जी है तो उनके लिए हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ पहले ले सकते हैं। तो सीज़न चेंज होने के टाइम लेनी ज़रूरी रहती है, क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट तभी होता है जब सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था। और अब गर्मियाँ शुरू होंगी तो एसी में भी बहुत होता है सडन वेरिएशन, धूप से निकले एसी में आए या एसी से निकल कर बाहर गए, उसमें भी होता है। और साथ में जैसे ह्यूमिड भी हो जाता है, कहीं बारिश है कहीं नहीं है, तो उससे भी सारा टेम्परेचर जो वेरिएशन हो जाता है उससे असर पड़ता है। तो होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई निकालते हैं हम लोग, अगर वो ले लेंगे तो उनको उसका असर थोड़ा कम रहेगा बीमारी का। जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, राम हैं पंजाब से टेलीफोन लाइन पर। राम साहब, आपका बड़ा स्वागत है, आप क्या जानना चाहते हैं, बताइए। साहब, मेरा एक लड़का है 11 साल का जी, उसको 5 साल से सांस की एलर्जी है। अच्छा,
तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं इसको कोई अस्थायी इलाज नहीं है इसका, जब अटैक है दवा ले लिया करो। अच्छा ये लड़का 12 साल का हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा जी। इसका कोई अस्थायी इलाज है सर? क्या इलाज चल रहा है वैसे? इस समय डॉक्टर ने एक लिखा है और माँ वोल्टेज क्या ना एक लिखा है वो बेसिक दवाई देते हैं, इसी से आराम आ जाता है सर। ठीक है, डॉक्टर नीरज गुप्ता क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली बच्चे को चाइल्डहुड एज़मा जिसे बता रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से चल रहा है और 12 वर्ष की उम्र हो गई है। अक्सर ये देखा जाता है कि एलर्जिक एज़मा कुछ 14-15 साल के पश्चात इनकी सिवियरिटी कम हो जाती है। कुछ 30-40% व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें ये ठीक भी हो जाता है। तो डॉक्टर अक्सर ये बता देते हैं कि शायद 14 साल के पश्चात ये ख़त्म हो जाएगा, बट ये वापस भी 30-35 साल की उम्र में फिर से आ जाता है। बात यह है कि अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से ले रहे हैं, अभी आपने शायद दवा का जिक्र किया ओमनाकॉटिल, वो स्टीरॉयड है, वो ओरल फॉर्म में स्टीरॉयड है, वो तब दी जाती है जब आपका बच्चे की हालत थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती है और ऐसे रेस्क्यू मेडिसिन दी जाती है। वैसे नॉर्मली इनहेलर के फॉर्म में दवाई दी जाती है जो बहुत कम मात्रा में रहती है और हमेशा कंटिन्यूसली दी जाती है। ठीक है, माफ़ कीजिए आपको रोकूंगा, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, क्या ये बात सच है? ये अक्सर ये बात कही जाती है, इसको भी ज़रा दूर कर लें, सच है या गलत है कि 11-12 साल के बाद अगर इस तरह की कोई एलर्जी है तो वो ठीक हो जाएगी बच्चों में? देखिए, इसको हम अगर ये मानें कि हर बच्चे में ऐसा हो सकता है तो ये शायद ठीक नहीं होगा। इनको क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम बच्चे को, जैसे इन्होंने बताया 5 साल की उम्र से बच्चे को एलर्जी हो रही है और अभी तक अगर कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे शरीर में और हमारी जो सांस की नलियां हैं, जैसे हमारे पास अभी हमें ट्यूब का एक सैंपल भी दिखाया था, उन नलियों में एक हमेशा के लिए बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। करना क्या है इनको? और जब ये बदलाव आते हैं तो वो हमेशा के लिए भी रह जाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो एलर्जिक रिएक्शन हो रही है उसको पूरी तरह कंट्रोल रखें, और उस एलर्जिक रिएक्शन के साथ अगर कोई दूसरी परेशानी जुड़ गई है, जैसे बच्चों में देखा जाता है कि उनको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाते हैं, साइनोसाइटिस हो जाती है, या सेकेंडरी राइनाइटिस हो जाती है जो एलर्जिक से स्टार्ट होती है और बाद में उनमें दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें, अगर कोई दूसरी परेशानी है तो उसका भी इलाज किया जाए। जी। और अगर इलाज से लाभ नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप एक सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, एक विशेषज्ञ से। ये कहना है हमारे विशेषज्ञ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लक्षणों को पहचाना जाए और सही तरीके से इलाज हो, वरना इसके जो परिणाम है वो उम्र भर के लिए भी हो सकते हैं। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 615 में हमने आपसे पूछा था कि आयुष का नाम कौन सी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है। 4 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन डी, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी। इन पर रखा गया है आयुष विभाग का नाम। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलर्जी का लक्षण हो सकता है। ऑप्शन ए, छींके आना, ऑप्शन बी, खुजली, ऑप्शन सी, त्वचा पर चकत्ते, या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 615 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर आशा चौधरी से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर आशा, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। आज के जो लकी विनर हैं वो ज्ञानेश तिवारी नजफगढ़ से हैं। जी, ज्ञानेश तिवारी जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। और हम चाहेंगे कि आप अपने जवाब, आपसे निवेदन यही है कि छोटे ही रखें, क्योंकि आखिरी राउंड में जो होली आने वाली है, हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप होली के बारे में, सुरक्षित होली कैसे मनाएं, वो संदेश भी दें। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पहला सवाल आपको। एलर्जीज की शुरुआत अक्सर बचपन में ही हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। डॉक्टर नीना खन्ना, एलर्जीज अक्सर साइकोसोमैटिक होती है, यानी कि मन का भ्रम है, असलियत में नहीं होती। नहीं, बिल्कुल असलियत है।
इस बार हमने कुछ सवाल अपने दर्शकों के बीच शामिल कर लिए हैं जो मेल से आए, तो हमने रैपिड फायर में शामिल किए। डॉक्टर नीरज गुप्ता, सुरभि त्रिवेदी का ये सवाल था, वो ये जानना चाहती हैं कि क्या ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है किसी व्यक्ति को एलर्जी है? टेस्ट एलर्जी के दो तरह से होते हैं, स्किन और ब्लड टेस्ट। यूजली ब्लड टेस्ट इतना कारगर नहीं है और सब जगह उपलब्ध नहीं है। स्किन टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है। डॉक्टर आशा चौधरी, एलर्जी उन्हीं को होती है जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है? बिल्कुल उन्हीं को होती है जिनकी कम होती है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बच्चों में होने वाली एलर्जी उम्र बढ़ने के साथ खुद ही ठीक हो जाती है? खुद नहीं, अगर कंट्रोल रखें तो जरूर ठीक हो जाती है। डॉक्टर नीना खन्ना, खास तौर पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की एलर्जी सिर्फ अगर पहली बार इस्तेमाल हो रहे हैं तभी हो सकती है? नहीं, कभी भी हो सकती है। राजीव गुप्ता ने देहरादून से पूछा था, एलर्जी कभी जाती नहीं, बस सिर्फ कंट्रोल होती है। इस हाथ में कुछ हद तक सत्य है। जी डॉक्टर आशा चौधरी, होम्योपैथी से इलाज द्वारा एलर्जी ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है? काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि एलर्जी भी एक बार तो होती नहीं, बार बार होती रहती है, उसको हर बार मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, माता पिता में अगर किसी को एलर्जी हो तो बच्चे में होने की संभावना बढ़ जाती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर एक पेरेंट को है तो 50% के चांस ज़्यादा होते हैं, और दोनों पेरेंट्स को अगर एलर्जी है तो करीब 66% ये देखा गया कि ज़्यादा समस्या होती है। डॉक्टर नीना खन्ना, स्किन एलर्जी के लिए कोई भी एंटी एलर्जिक खुद ही ले लेना ही काफ़ी है? नहीं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर नीरज गुप्ता, एलर्जी एक आम समस्या है, ये कभी गंभीर नहीं हो सकती? नहीं, ये जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर आशा चौधरी, होम्योपैथी का इलाज तब करवाना चाहिए अगर दूसरे इलाज कामयाब न हो? नहीं, ऐसा नहीं है, आप शुरू में भी करवा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ज़रूर दूसरे जब कामयाब ना हो तभी आए, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बच्चों में एलर्जी ज़्यादा गंभीर हो सकती है? जी हाँ, जानलेवा भी हो सकती है जैसा बताया गया, और मामूली भी हो सकती है। डॉक्टर नीना खन्ना, हर्बल प्रोडक्ट से एलर्जी कभी नहीं होती? नहीं, कई हर्बल प्रोडक्ट्स से एलर्जी भी हो सकती है और कई हर्बल प्रोडक्ट्स में केमिकल्स भी होते हैं। डॉक्टर नीरज, एलर्जी से बचने का एक ही तरीका सबसे अच्छा है कि जिस चीज़ से एलर्जी हो उससे दूर रहें। हाँ, ये बात तो काफ़ी सही है। डॉक्टर आशा चौधरी, कौन सी एलर्जीज में होम्योपैथिक इलाज काफ़ी कारगर है? जैसे एनवायरनमेंट में सडन टेम्परेचर चेंज जैसे होता है, या डस्ट एलर्जी है, और एनिमल के जो डैंडर्स होते हैं, जो फर्स होते हैं, उनसे भी होते हैं, तो ड्रग्स की रिएक्शन के भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्कोर होता तो हम ये कहते हैं कि 100 में से 100 नंबर आप सब विशेषज्ञों के, क्योंकि आपने सचमुच बहुत संक्षेप में उत्तर दिए। और अब वो संदेश चाहेंगे जो होली सुरक्षित कैसे मनाएं हम लोग। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, हम आपसे ही शुरू करते हैं, क्या सावधानी बच्चों को बरतनी चाहिए? बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि खास करके उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो जो कलर इस्तेमाल करें जितना हो सके नेचुरल कलर इस्तेमाल करें जी। और कोई ऐसा सब्सटेंस आपको लगता है कि जिससे एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो उसको तो ज़रूर अवॉइड करना है। जी। डॉक्टर नीना खन्ना, किस तरह से रंगों का चुनाव करें, कैसे तैयारी करें और क्या सावधानी रखें होली खेलते समय? अच्छा, एक तो नेचुरल कलर्स जो प्लांट से बनते हैं उनको यूज़ करें, ड्राई कलर्स यूज़ करें, ऑयल बेस्ड कलर्स नहीं यूज़ करें, और जो कलर्स हैं जिसमें चमकीली पदार्थ है उनको अवॉइड करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कपड़े आई थिंक पूरे बॉडी को कवर करके एक्सेप्ट फेस को खुला रखें। आँखों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, बचाव उनका आँखों का करें। और जब कलर लग जाता है शाम को जब आप वॉश कर रहे हैं तो जेंटल क्लेंजर्स यूज़ करें। अगर आपको लगा है कि ऑयल बेस्ड कलर्स यूज़ हुए हैं तो उन्हें थोड़ी देर मॉइस्चराइज़र लगाकर उनको फिर साबुन से। जी, और क्या होली खेलने से पहले कुछ लगाया जा सकता है त्वचा पर? बालों पे ऑयल लगाया जा सकता है, और अगर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाएं तो ऑयल बेस्ड कलर्स को निकालने में आसानी हो। आपके पास उस दिन सबसे ज़्यादा सवाल लोग यही पूछेंगे। डॉक्टर नीना खन्ना, जो आपने कहा कि शाम को जब निकालें तो जेंटल तरीके से उसको उतारा जाए, लेकिन रंग कई बार इतने पक्के होते हैं, अगले दिन दफ्तर जाना है, कॉलेज जाना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, लेकिन वो चाहते हैं कि कलर एकदम निकल जाए, लेकिन कलर नहीं निकल रहा, तो कुछ भी उस पर ट्राई किया जाता है। उस पर मिट्टी का तेल भी लग रहा है, उस पर कपड़े धोने का साबुन भी लग रहा है, डिटर्जेंट्स भी लग रहे हैं। क्या करना है अगर रंग ना निकले एक दो बार में भी? तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर नीरज गुप्ता, एक बात बताइए, जिन लोगों को किसी भी तरह की सांस की कोई समस्या है, जिनको दमे की शिकायत है, उनको होली तो खेलनी ही है, लोग आएंगे भी उनसे मिलने, तो उनको क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, होली तो मिलन है जी, मिलना तो जरूरी है,
और कलर्स डालना कोई आवश्यक तो नहीं है इस काम के लिए। लेकिन जैसा बताया कि मेन प्रॉब्लम तो कलर्स की त्वचा पे ही आती है, लेकिन जो व्यक्ति एज़मा या एलर्जी से पीड़ित है उनको किसी भी केमिकल से या सिर्फ जितना कण है, इतने सारे जो पाउडर फॉर्म में आप कलर डाल रहे हैं, वो जो सांस के रास्ते से जा रहे हैं, उनकी वजह से भी अटैक हो सकते हैं। तो अपने दवा लेना ना भूलें, जो प्रिवेंटिव दवाइयाँ हैं वो लेना ना भूलें, अवॉइड करें। अगर अवॉइड कर सकते हैं कि एक्सपोजर कम हो तो कम से कम नाक मुंह पे कपड़ा रख के ऐसे कुछ कर सकते हैं तो प्रिवेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कुछ हो भी जाता है तो तुरंत सलाह डॉक्टरी लेनी ज़रूरी है, दवा लेनी ज़रूरी है, क्योंकि ख़तरनाक हो सकती है। जी डॉक्टर आशा चौधरी, क्या बताना चाहेंगी कि सुरक्षित होली मनाने के लिए क्या कुछ ध्यान रखें? सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अपने पूरे कपड़े पहनिए ताकि उन पर कलर लगे तो स्किन पे ना लगे, और कलर लगाना है, होली में लगाना ही पड़ता है कलर तो दूसरों के आप कपड़ों पे ज़्यादा रंग लगाएं बजाय के फेस पे लगाएं ताकि उनको इंजॉय भी कर सके गेम को। होली फेस्टिवल इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्ले ऑल्सो। जी, एक छोटा सा राउंड इस बात पर हो जाए कि रंगों का चुनाव कैसे करें। अक्सर कहा जाता है हर्बल कलर ले लीजिए। दिक्कत यह है कि जिस चीज़ के साथ हर्बल का नाम लग जाए या ऑर्गेनिक नाम लग जाए, अक्सर ये देखा गया है बाजार में वो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। लोगों को लगता है दूसरा रंग ज़्यादा सस्ता है, लिया 5 रुपए में बहुत सारा रंग मिल गया, और हर्बल जो है वो पैकेट बिक तो रहे हैं लेकिन महंगे बहुत हैं। क्या विकल्प हो सकता है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार? जी, टेसू के फूल। टेसू के फूल एक बहुत अच्छा विकल्प है, जैसे आपने कहा, और इनफैक्ट नेचुरल कलर है, एलर्जी नहीं होती है, बहुत आसानी से मिल भी जाता है। डॉक्टर नीना खन्ना, घर में प्रिपेयर किया जा सकते हैं कलर्स, बीटरूट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, और जैसे टेसू के फूल हैं, और फूलों की होली खेलिए। जी, अरे वाह जी। डॉक्टर नीरज को हाँ, फूलों की होली से याद है कि फूलों में जो परागकण रहते हैं उनसे कभी कभी दमा का अटैक हो सकता है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि एलर्जी ना क्रिएट करे। कहना मुश्किल होता है वैसे कौन सी चीज़ कैसे करेगी नहीं करेगी जी, किंतु मैं तो कहता हूँ अवॉइड कीजिए। डॉक्टर आशा चौधरी, नहीं, मैं अवॉइड तो करने को नहीं कहूँगी, खेलना चाहिए होली भी, लेकिन फूलों के रंग से खेले तो ज़्यादा अच्छा है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का, और ख़ास तौर पर होली की खुशियां बरकरार रहें इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी सावधानी रखें, रंगों का चुनाव ठीक से हो, थोड़ी सी तैयारी करें, और ख़ास तौर पर मीठा खाने की अगर बात हो तो उसमें थोड़ा सा परहेज़ रखें, जिससे आपकी होली खुशनुमा रहे और सुरक्षित रहे। होली की बहुत शुभकामनाएं। और चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि एलर्जी पर हमने बात की। एलर्जी के बारे में अक्सर होता ये भी है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें एलर्जी है या नहीं है। तो राहत इंदौरी के शेर से बात को ख़त्म करेंगे। वो ये कहते हैं, ज़रूर वो मेरे बारे में राय दे, लेकिन ये पूछ लेना कभी मुझसे वो मिला भी है। बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।